Hello friends, welcome to the channel and today we are going to cover chapter 2 of History of English Language. History of English Language और phonetics में से आपको majority of questions आते हैं. Around more than 20 questions will be there from these topics. So इन topics को अच्छे से cover करिए और बाद में MCQs की practice भी करेंगे हम लोग. चैप्टर 1 इंग्लिश प्रेजेंट एंड फ्यूचर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, उसका वीडियो भी देख लीजिए. आपको डिस्क्रिप्शन में हिस्ट्री से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी. उस प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे इवेंचुअली. बाकी सभी टॉपिक्स के लिए भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे एंड यू नो अबाउट इट. इन सबको भी कवर करना है. ये तो बहुत मेजर पार्ट है, यहाँ से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. तो आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे इनको तो डिटेल में कवर करना है. इनकी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है. और ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स आर पब्लिश्ड. सभी टॉपिक्स किए जा चुके हैं. फ्यू आर लेफ्ट एंड एवरी ऑल्टरनेट डे few topics are being added. The left out topics are being added and alternate days we are covering history. History of English language is nothing but tells us about the linguistic and cultural development of this language English. Middle ages से आज तक क्या क्या परिवर्तन आए हैं, that we will come to know in this video, in this book. आज हम 13th टॉपिक करेंगे. चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है और 12 टॉपिक्स चैप्टर 1 में कवर किए जा चुके हैं. उसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ. लैंग्वेज कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होती है, दैट वी विल कम टू नो. पहले राइटिंग फॉर्म में होती थी और फिर प्रिंटिंग फॉर्म में, और सबसे पहले तो स्पीच फॉर्म में ही थी. कहते हैं कि लैटिन और फ्रेंच में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए एंड दीज लैंग्वेजेस आर एक्चुअली वेरी मच फिक्स्ड. And we are likely to forget that writing is only a conventional device for recording sounds. Writing भी जब हम करते हैं तो सिर्फ हम रिकॉर्ड करते हैं, जबकि लैंग्वेज प्राइमरीली सिर्फ स्पीच को बोला जाता है. लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है. इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पोप की एक कोट में. ऑल्दो इस कोट का बहुत ही पॉपुलर फ्रेज जो है वो ये है, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन. लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर ओबे और टी इन वर्ड्स की. ओबे वी नो कि कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन टी को उस टाइम पर टे प्रोनाउंस किया जाता था. तो होम 3 रियल्स ओबे एंड समटाइम्स टे. तो आप देखिए क्या क्या चेंजेस आए. बेसिकली चेंज का एक एग्जांपल देना था कि लैंग्वेज हमेशा सेम नहीं रहती है. कभी किसी वर्ड को अलग तरीके से लिखा जाता था या प्रोनाउंस किया जाता था, और आज उसी वर्ड को डिफरेंट तरीके से या तो लिखा जाता है या प्रोनाउंस किया जाता है. अब अगर हम चौसर जी के टाइम में जाते हैं, जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी है, या फिर किंग एल्फ्रेड के टाइम पीरियड में जाते हैं, 871 टू 899 उनका रेन पीरियड रहा है, वी फाइंड स्टिल ग्रेटर डिफरेंस. किंग एल्फ्रेड सेड बैन इंस्टेड ऑफ बोन, हु इंस्टेड ऑफ हाउ, एंड ही इंस्टेड ऑफ हाई. तो कैसे कैसे चेंजेस हैं बेसिकली. In fact, all the long vowels of the pronunciation have undergone such change. तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग वॉवल है ना, बोन, ओ को हम स्ट्रेस करके बोल रहे हैं. हाउ में हम ओ को स्ट्रेस करके बोल रहे हैं. हाई में भी हम स्ट्रेस करके बोल रहे हैं. तो सारे वॉवल साउंड्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और आज की डेट में इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट है रादर देन दी डेज ऑफ द चौसर और किंग एल्फ्रेड. चैप्टर 14 टॉक्स अबाउट डायलेक्टल डिफरेंशिएशन. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस अमंग पीपल स्पीकिंग अ लैंग्वेज. इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिकम मर्ज्ड इन द जनरल स्पीच ऑफ कम्युनिटी. तो बहुत बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज तो सेम है, बेसिक ग्रामर सेम है, बेसिक वोकैबुलरी सेम है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचते पहुंचते उस लैंग्वेज का डायलेक्ट चेंज हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत से लोग उस पर्टिकुलर एरिया के एक पर्टिकुलर वर्ड को फॉर एग्जांपल डिफरेंट तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, राइट. एंड अ सर्टेन कन्फॉर्मिटी प्रिवेल्स, उसी को फॉलो किया जाता है फिर. But if any separation of one community from another takes place and lasts for a considerable length of time, differences grows up between them. एक कम्युनिटी है, मान लीजिए कि आई डू नॉट वॉन्ट टू कॉमेंट अपॉन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी. मान लीजिए कि एक कम्युनिटी है ए और वहाँ पर इंग्लिश को अलग तरीके से एक पर्टिकुलर लहजे में बोला जाता है.
और वही इंग्लिश थोड़ी दूर जाकर एक और एरिया में डेवलप होती है, वहाँ पर उन वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से बोलना शुरू कर दिया जाता है। तो एक डायलेक्ट हो गया डायलेक्ट ए, दूसरा डायलेक्ट हो गया डायलेक्ट बी। So it is easy to perceive a close kinship English between English and German. इंग्लिश और जर्मन में माना जाता है कि बहुत पास का रिश्ता है। यू कैन से फर्स्ट कजिन। मिल्च एंड मिल्क, देखिए कितना मिलता है एक दूसरे से। ब्रॉड एंड ब्रेड कितना मिलता है। फ्लेश एंड फ्लेश, वाटर एंड वाटर। Obviously, only words that have diverged from a common form. Latin और English जो हैं, they are indicated by such correspondence as pater with English father और frater with brother. तो काफ़ी similarities हैं, एक ही लैंग्वेज से कहीं ना कहीं दूसरी लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई होंगी once upon a time. अब बात करते हैं संस्कृत के बारे में, जो कि टॉपिक 15 है चैप्टर 2 का ही। संस्कृत किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज ग्रीक, लैटिन, जर्मन से काफ़ी पुरानी है एंड इट इज़ ईजियर फॉर एग्जाम्पल टू सी द रिजेम्बलेंस बिटवीन द इंग्लिश वर्ड ब्रदर एंड संस्कृत वर्ड भ्रातृ देन बिटवीन ब्रदर एंड फ्रेटर। ब्रदर और फ्रेटर के बीच में उतनी सिमिलैरिटी नहीं है जितनी कि ब्रदर और भ्रातृ के बीच में है। संस्कृत की बात चली है तो सर विलियम जोन्स के बारे में भी समझना पड़ेगा। इन अ फेमस पेपर ऑफ 1786, सर विलियम जोन्स, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं, हु सर्व as a Supreme Court Justice in India, proposed that the affinity of Sanskrit to Greek and Latin could be explained by positing a common earlier source. संस्कृत जो लैंग्वेज है वो भी ग्रीक और लैटिन से बहुत मिलती जुलती है, काफ़ी एफिनिटी है इन लैंग्वेजेस के बीच में। अब बात करते हैं ग्रिम्स लॉ के बारे में, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। अ फर्दर इम्पॉर्टेंट स्टेप वॉज टेकन व्हेन इन 1822 अ जर्मन philologist Jacob Grimm, following up a suggestion of Danish contemporary Rasmus Rest. तो जैकब ग्रिम और रेस्मस रेस्ट ने एक लॉ प्रपोज किया, formulated an explanation that systematically accounted for the correspondences between certain consonants in Germanic language and those found, for example, in Sanskrit, Greek and Latin. तो इन दोनों ने मिलकर प्रपोज किया कि जर्मैनिक लैंग्वेज में काफ़ी कॉन्सोनेंट्स हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं संस्कृत, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के कॉन्सोनेंट से, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल टू बी ग्रिम्स लॉ 1822. 17th topic talks about Indo-European family. Indo-European family, the language brought into relationship by descent or progressive differentiation from a parent speech are conveniently called a family of language. Right? एक पेरेंट स्पीच बोली जा सकती है और उसी की जैसी बहुत सारी भाषाएं जब उसमें से निकलती हैं तो हम उसको फैमिली लैंग्वेज कह सकते हैं या फैमिली ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं। फिलोलॉजिस्ट नेम दिस फैमिली डिफरेंट नेम्स, इंडो जर्मैनिक, इंडो टेटोनिक, अलग अलग नाम दिए गए, but a most widely term used is the Indo-European family. इंडिया की एशियाटिक कुछ लैंग्वेजेस मिलाकर, यूरोप की कुछ लैंग्वेजेस मिलाकर एक कॉमन नाम दिया गया इंडो यूरोपियन फैमिली, which indicates the geographical extent of the family and the parent tongue from which the Indo-European languages have sprung have already become divided and scattered long time ago. बहुत सारी लैंग्वेजेस को पेरेंट टंग माना जाता है. The surviving languages show various degrees of similarity to one another, which indicates more or less direct relationship to their geographical distribution. काफ़ी ग्रुप्स में बांटा जा सकता है इन लैंग्वेजेस को, इंडियन, ईरानियन, आर्मेनियन, हेलेनिक, अल्बानियन, इटलिक, बेल्टो-सेल्विक, जर्मैनिक, सेल्टिक, हिटिटी एंड टोकेरियन. तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 11 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इंडो यूरोपियन फैमिली को. ये 11 ग्रुप्स आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है. इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ओल्ड सेक्रेड बुक्स हैं जिनकी वजह से हमें लैंग्वेज का ज्ञान मिलता है. ऋग्वेदा जो कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदास है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. सामवेदा रेफरेंस फॉर सिंगिंग हमें सामवेदा से मिलती है. यजुर्वेदा से हमें प्रेयर्स जानने को मिलती हैं और अथर्ववेदा से हमें मैजिक और चार्म्स जानने को मिलते हैं. तो दिस कैन फॉर्म अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अगर
संस्कृत की बात करें और पाणिनि जी का नाम ना ले तो कुछ अधूरा सा लगता है, जिन्हें कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स बोला जाता है, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, जिन्होंने फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का हमें ज्ञान दिया था। तो संस्कृत की जब भी हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस पर्सन पाणिनि, जिन्होंने 4th सेंचुरी BC में फिक्स्ड लिटरेरी फॉर्म हमें प्रोवाइड की थी इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल संस्कृत। अष्टाध्यायी इनकी पॉपुलर बुक का नाम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हिज वर्क, अष्टाध्यायी is a grammar that essentially defines the Sanskrit language modeled on the dialect and register of elite speakers in his time. उनके वक्त पर, उनके दौर में किस तरीके के speakers हुआ करते थे. The text also accounts for some features of the older Vedic language. तो पाणिनि जी is called to be the first descriptive linguist or the father of linguistics. ईरानियन के बारे में बात करेंगे। इंडो यूरोपियन फैमिली ही हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम संस्कृत के बारे में पढ़ चुके हैं अभी इंडियन के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इरानियन। Iranian, the earliest remains of Iranian branch fall into two divisions, ईस्टर्न वेस्टर्न, जिनको कि represent वेस्टर्न और ओल्ड पर्शियन के नाम से किया जाता है। तो ये एक important क्वेश्चन आ सकता है कि इरानियन को किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। The other division of Iranian Old Persian is preserved only in certain cuneiform inscriptions which record chiefly the conquests and achievements of Darius and Xerxes. बहुत बड़े वॉरियर्स माने जाते थे उस टाइम के, जब उनकी वॉर की स्टोरीज को इंस्क्राइब किया जाता था तब भी हमें लैंग्वेज के होने का पता चलता है। पर्शियन, जिसको कि फारसी भी बोला जाता है, has been the language of an important culture and extensive literature since 9th century, and chief among the literary works in this language is the great Persian epic शाहनामा। शाहनामा के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, अभी थोड़ी और बात करते हैं शाहनामा के बारे में। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुए, इरानियन डिवाइडेड इनटू एवेस्टर्न एंड ओल्ड पर्शियन, और किंग डेरियस और किंग जेरेक्स के कंक्वेस्ट्स और अचीवमेंट्स के बारे में हमें क्यूनिफॉर्म इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एंड वन इंपॉर्टेंट पर्शियन एपिक इज शाहनामा। शाहनामा बुक ऑफ किंग्स है, रिटन बाय फिरदौसी, इरानियन है। शाहनामा द बुक ऑफ किंग इज अ लॉन्ग एपिक पोम रिटन बाय पर्शियन poet Ferdowsi between 977 and 1010 CE and is the national epic of Greater Iran. देखिए कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डिटेल में पढ़िए, हम अभी भी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इन वीडियोस को भी, ऑल्दो मैं आपको एक एक चैप्टर का एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ और एक एक वीडियो 30 मिनट्स का है, तो आपके 7 से 8 घंटे इन वीडियोस में ही जाएंगे एटलीस्ट। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरी बुक, पूरी PDF को पढ़ने का, तो वीडियोस को प्रॉपरली देखिए और सभी नोट्स लीजिए, कुछ तो आपका इम्पैक्ट आएगा। एटलीस्ट मे बी 100% क्वेश्चंस में से आप लोग 50 to 60% क्वेश्चंस तो अपीयर कर ही पाएंगे, राइट। तो जिस रिसोर्स पर आप ट्रस्ट करके उसको रेफर कर रहे हैं, एटलीस्ट उस रिसोर्स को अच्छे से रेफर करिए, उस रिसोर्स को फिर फॉरवर्ड करने की या फर्दर उस रिसोर्स को शॉर्ट करने की कोशिश मत करिए। आर्मेनियन के बारे में बात करते हैं। आर्मेनियन इज फाउंड इन अ स्मॉल एरिया साउथ ऑफ द कैकेसस माउंटेन एंड इट लैक्स ग्रामेटिकल जेंडर, इसमें जेंडर नहीं होता एंड इट इज न्यूट्रल, और ग्रिम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इट इज नोन सिंस 5th सेंचुरी, और इरानियन का बहुत इम्पैक्ट है, इतना इम्पैक्ट कि इसकी वोकैबुलरी को माना जाता है कि इट इज अ क्लासिफाइड फॉर्म ऑफ इरानियन लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई हैं, धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ करती थी। एक टाइम था ना जब फिक्स्ड रेजिडेंस नहीं हुआ करते थे लोगों के, दे यूज्ड टू रोम इन ग्रुप्स हेयर एंड देयर, तो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर भी कैरी करते थे। उसी तरीके से काफ़ी ट्राइब्स थी पूरे ही वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली एशिया में तो बहुत ही ज़्यादा थी, जो यहाँ से वहाँ ट्रेवल किया करते थे और लैंग्वेज और कल्चर दोनों कैरी करते थे अपने साथ। In Asia Minor, the Hittites, who spoke an Indo-European language, possessed a kingdom that lasted from 2000 to 1200 BC. The entrance of Hellenes into Aegean was a gradual one and proceeded in a series of moments by groups speaking different dialects of the common language. ये एक ऐसा ग्रुप था जो अलग अलग डायलेक्ट्स बोला करते थे, although language common थी.
They spread not only through the mainland of Greece, absorbing the previous populations, but also into the island of Aegean and coast of Asia Minor. And the earliest great literary monuments of Greek are the Homeric poems Iliad and Odyssey, the conquest of Alexander. ये सारी important books हैं इस time period की. Established this language in Asia Minor and Syria, in Mesopotamia and Egypt as the general language of the Eastern Mediterranean and for the purpose of international communication. अब अल्बानियन के बारे में बात करते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ ग्रीस में है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक. स्मॉल ब्रांच है जिसको हम अल्बानियन नाम दे देते हैं. इट इज possibly the modern remnant of Illyrian, a language spoken in ancient times in the northwest Balkan. तो नॉर्थ वेस्ट बाल्कन में इलीरियन लैंग्वेज बोली जाती थी. शायद उसी लैंग्वेज का एक वर्जन है अल्बानियन. But we have too little knowledge of this early tongue to be sure. But we do not have much to tell about, much to say about this Albanian language. अब बात करते हैं इटैलिक ब्रांच की. इटैलिक ब्रांच का सेंटर ऑफ कोर्स इटली था, एंड टू मोस्ट पीपल इन इटली इन एंशिएंट टाइम्स सजेस्ट रोम and the language of Rome Latin, but the predominant position occupied by Latin in the historical period should not make us forget that Latin was only one of a number of languages once found in this area. Italic language तो थी ही, उसके साथ ही साथ Latin language भी थी, but it was not majorly spoken. It was one of the languages. The various languages that represent the survival of Latin in the different parts of Roman Empire was known as the Romance or Romantic language. Latin को Romantic language भी बोला जाता था. And the most extensive of the Romance language are French, Spanish, Portuguese and Italian. तो इस लैंग्वेज के जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पर आते हैं नियर बाय एरियाज़ की, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रांस, स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड इटालियन, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं. बेल्टो स्लेविक की बात करेंगे अब, जो कि वास्ट एरिया कवर करता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में, एंड इट फॉल्स इनटू टू ग्रुप्स, बाल्टिक एंड स्लेविक, जिनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हुए भी कुछ फीचर्स कॉमन हैं. और बाल्टिक में 3 लैंग्वेजेस हैं, प्रशियन, लैटवियन एंड लिथुआनियन. तो ये 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी है बाल्टिक में, ये आपको याद रखना है. एंड प्रशियन इज नाउ एक्सटिंक्ट, लेकिन इस लैंग्वेज को अब जर्मन ने डिस्प्लेस कर लिया है. प्रशियन लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज ने डिस्प्लेस किया है, कैन बी ए क्वेश्चन. द अर्लीस्ट form in which we possess a Slavic language is a part of Bible and certain liturgical texts translated by the missionaries. So Slavic एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका रेफरेंस बाइबल में पाया जाता है. East Slavic includes 3 varieties. Chief of these is Russian, the language of about 175 million people. अब बात करेंगे जर्मैनिक की, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ईस्ट जर्मैनिक, नॉर्थ जर्मैनिक एंड वेस्ट जर्मैनिक. प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ ईस्ट जर्मैनिक इज गॉथिक. By the 3rd century, the Goths is a community, had spread from the Vistula to the shore of Black Sea. North Germanic is found in Scandinavia, Denmark, Iceland and Faroe Island. West Germanic is of chief interest to us as the group to which English belongs. तो इंग्लिश में हमें सबसे ज़्यादा ग्लिम्पसेस मिलते हैं वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज के, और ये पॉइंट आप याद रखिए, जर्मैनिक को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट. नेक्स्ट सेल्टिक, ये वर्ड हम बहुत यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर. Celtic languages formed at one time one of the most extensive groups in the Indo-European family. At the beginning of the Christian era, the Celts were found in Gaul and Spain, in Great Britain, in West Germany and North Italy. तो ये तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है यूरोपियन लैंग्वेजेस में से, जो काफ़ी पॉपुलर थी वंस अपॉन अ टाइम. ऑलमोस्ट यू कैन सी हियर इन all the major European places. Indeed, they covered the greater part of the Western Europe. Next topic is 20th century discoveries. Beside the 9 branches described above, अभी हमने 9 branches को cover कर लिया है. Discoveries in the 20th century added 2 new groups to the family, Hittite and Tocharian.
until recently Hittites have been known to us chiefly from the reference of Old Testament, जो कि Christianity की एक book है. In 1907, however, an archaeological expedition uncovered the site of Hittite. Hittite की site को कब uncover किया गया था, कहाँ पर? एशिया माइनर में, in Boghazakoi, about 90 miles of Ankara, containing the royal archives of nearly 10,000 clay tablets. यहाँ से मिले थे. The texts were written in Babylonian cuneiform character and some were in the Babylonian language. तो कौन सी लैंग्वेज में मिले थे यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस? दैट कैन बी ए क्वेश्चन. कौन से ईयर में, कौन से प्लेस में? इस तरीके के कुछ छोटे छोटे टैबलेट्स यहाँ से मिले थे. आजकल के मॉडर्न टैबलेट से कंपैरिजन मत करिए. 20 years after the discovery of the Hittite tablets, it could be demonstrated that Saussure, Ferdinand de Saussure, जो कि काफ़ी फेमस लिंग्विस्ट हैं, उन्होंने जो फोनोलॉजिकल यूनिट्स की बात की है, which had become known as laryngeals, occurred in Hittite much as he had proposed for Indo-European. सेस्योर ने कहा था कि इंडो यूरोपियंस लैरिंगेल्स को यूज किया करते थे, लेकिन लैरिंगेल्स बहुत ही पहले हिटीटी में पाए गए थे. एंड दीज टैबलेट्स आर दी एविडेंसेस. लैरिंगेल एक थियरी है. लैरिंगेल थियरी इज द थियरी इन द हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, पोजिटिंग that the Proto-Indo-European language had a series of phonemes. काफी phonemes हुआ करते थे उस language में. That is laryngeal theory of Indo-European, given by, proposed by Saussure. So a very strong argument can now be made that Hittite and the oldest hymns of Rig Veda, hymns is Bhakti Sangeet, Bhakti Geet, represent the object verb structure of Indo-European. Object verb हम अभी भी पढ़ते हैं ना, कौन से subject के साथ क्या verb लगाई जाएगी and all that, which by the time of classical Greek and Latin had been largely modified by the verb object pattern. तो object verb verb object pattern ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि कौन सी सिविलाइजेशन ने इस सब को शुरू किया था. 20th सेंचुरी की ही डिस्कवरी में टोकेरियन भी है. इज द नेम गिवन टू द लैंग्वेज इन विच सम फ्रेगमेंटरी टेक्स्ट्स वर डिस्कवर्ड इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी इन वेस्टर्न चाइना. जिनजियांग युग्योर, दैट इज द नेम. कहाँ पर डिस्कवर किया गया है टोकेरियन? दैट कैन बी ए क्वेश्चन. Some of them contain the name of a king who, according to Chinese evidence, reigned in the early part of 7th century of our era. शायद एक ऐसे किंग के बारे में बात की गई है जो 7th सेंचुरी में रेन किया करते थे इन चाइना. जिनजियांग युगेर, दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस एंड द लैंग्वेज इज टोकेरियन. सो देखते हैं अब इंडो यूरोपियंस आखिर कहाँ थे. द इंडो यूरोपियंस लैंग्वेज आर स्पोकन टुडे in many cultures that until recently have been completely unrelated heritages. बहुत सारे parts में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आज भी बोली जाती हैं. And to judge by the large variety of people who have spoken these languages from early times, it is quite possible that the people of the original Indo-European community already represented a wide ethnic diversity. The period of their common life must have extended over a considerable stretch of time, and it is customary to place the end of their common existence somewhere between 3500 and 2500 BC. तो इंडो यूरोपियन जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी कहीं ना कहीं शायद उनका एंड हो गया in 3500 to 2500 BC. From the nature of the case, the original home of Indo-European language is still a matter of much uncertainty and many divergent views are there. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज के लिए एक फिक्स थियोरी तो नहीं दी जा सकती, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट हिस्ट्री, जहाँ पर टाइम ट्रेवल करके हम एक्चुअल सिनेरियो का तो पता लगा नहीं सकते. वी कैन जस्ट मेक assumptions based upon some evidences that are found. नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 3 करेंगे ओल्ड इंग्लिश. जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसके नोट्स लीजिए, एक रजिस्टर प्रिपेयर करिए, तभी आप इतनी मेहनत करने के बाद सक्सेसफुल होंगे. मेहनत की और ठीक से नहीं की, ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहे आप, तो उस मेहनत का कोई बेनिफिट नहीं है.
बहुत ही जल्दी मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो भी। जितनी भी आपकी प्लेलिस्ट्स हैं बाकी सभी लिटरेरी टॉपिक्स की, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, उनके भी नोट्स प्रिपेयर करिए। और लास्ट में ऐसा होना चाहिए कि अपने नोट्स के अलावा आपको बाहर जाकर कुछ देखना ही ना पड़े। इतने अच्छे हों आपके वो नोट्स कि उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, सारे इंपॉर्टेंट MCQs वहीं पर हो, उन्हीं को रेफर करिए। सी इट विल बी सो ईजी। जिस दिन एग्ज़ाम है उसे पिछले दिन अपने सारे नोट्स देख लिए, अपने ही हाथ के लिखे हुए, कुछ और एडिशनल समझने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटर क्या हो सकता है। तो करते रहिए अपनी प्रिपरेशन एंड अ ग्रेट गुड लक फ्रॉम माय साइड।